Hello and welcome to Serious Economics. Today we are going to start Unit 1, which is Probability Theory. Okay, so let's begin the class. This is the first video of statistics, and the idea behind creating the theoretical portion of mathematical concept, because I want you to understand these concept first, theory first, and then apply to your practical application. Okay, so let's begin. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी क्या है? तो प्रोबेबिलिटी टेल्स अस हाउ लाइकली एन इवेंट इज टू हैपन. ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी हमें क्या बताती है कि कितना प्रोबेबिलिटी हमें बताती है कि किसी इवेंट के होने के चांसेस कितने हैं. ठीक है, और जो प्रोबेबिलिटी होती है वो किसके किसके बीच में होती है? इट ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1. ओके, सो अब 0 और 1 क्यों होती है? प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो जो है, ये किसी मैथमेटिशियन ने प्रूव कर रखा है कि जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होगी वो 0 से 1 के बीच ही होती है. ठीक है, इसलिए हमें इसे याद करके रखना है. इसके प्रूफ पे हम नहीं जा सकते, हम उतना लंबा वीडियो नहीं वो बना सकते हैं. ठीक है, सो इट ऑलवेज बीन 0 एंड 1. तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या है? 0 से 1 के बीच होती है. 0 का मतलब क्या होगा? 0 का मतलब है इम्पॉसिबल. ठीक है, 1 का मतलब क्या होगा? 1 का मतलब होगा 1 का मतलब होगा सर्टेन. ठीक है, मतलब इवेंट जो है डेफिनेटली होगा. ठीक, और 0 का मतलब क्या है? कि इवेंट जो है वो इम्पॉसिबल कि होगा. ठीक, 1 का मतलब कि इवेंट जो है वो सर्टेन है कि होगा, और 0 का मतलब इवेंट जो है वो इम्पॉसिबल है कि होगा. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो बताती है कि हाउ लाइकली एन इवेंट इज टू हैपन. ठीक है, तो किसके बारे में प्रोबेबिलिटी बताती है? इवेंट के बारे में. कीवर्ड क्या है? इवेंट. अच्छा, इवेंट क्या है? तो इवेंट जो है कोई सिंगल आउटकम नहीं होता है. जैसे हम पी ई, इस तरह जब हम इस नोशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या ख्याल आता है, या हम अक्सर क्या पढ़ते हुए आए हैं कि ये जो है प्रोबेबिलिटी है और ये जो है आउटकम शो कर रहा है. नहीं, फिर यहीं पे काम गड़बड़ हो जाता है. ई जो है आउटकम नहीं, इवेंट ही शो कर रहा है. इवेंट, और इवेंट का मतलब क्या होता है? इवेंट का मतलब एक आउटकम नहीं होता है. इनफैक्ट क्या होता है? ग्रुप ऑफ आउटकम को मिला के इवेंट बनता है. ठीक है, ग्रुप ऑफ आउटकम को मिला के इवेंट बनता है. तो जब प्रोबेबिलिटी पूछे कि क्या है इस इवेंट के होने की, इस आउटकम की नहीं, इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इस तरह से आप जब सोचोगे तो क्या हो, आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल 5 रेड बॉल्स हैं. ठीक है, 5 रेड बॉल्स आप इस तरह से देख रहे हो, तो जब आप आउटकम आपसे पूछा जाएगा तो आप 5 रेड बॉल को अलग अलग करके नहीं देखोगे. लेकिन वहीं जब आप इवेंट के बारे में सोचते हो तो इवेंट जो होता है कई आउटकम्स का क्या होता है? ग्रुप होता है. ठीक है, तो इवेंट का जो सैंपल स्पेस हम इस तरह से बनाते हैं कि R1 हो जाएगा. मान लो हमने 5 रेड बॉल हैं तो उनको हर एक रेड बॉल को अलग अलग नाम दे रखा है. R1, R2, R3, R4, R5. ठीक है, ये मेरा बन गया प्रोबेबिलिटी. जो पूछ रहा था रेड बॉल की इवेंट ना, तो मैंने अपने रेड बॉल की इवेंट बना दी. मल्टीपल आउटकम मैंने अपना एक सैंपल स्टेज में सजा दिया. ठीक, तो अब ये मुझसे पूछ रहा है कि तुम बताओ, ये रेड बॉल है. रेड बॉल की मान लो कि 10 बॉल्स हैं टोटल. 10 बॉल में 5 रेड हैं, 3 ग्रीन हैं, 2 ब्लू हैं, ऐसे करके हैं. ठीक है, तो अगर मुझसे कोई पूछे कि बताओ कि रेड की आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो मैं पहले देखूंगी कि मेरे इवेंट में मेरे रेड बॉल है कितने. तो 5 रेड बॉल है. ठीक है, तो मेरा इवेंट जो होगा वो एक नहीं होगा ना. मेरा आउटकम एक हो सकता है, पर मेरा इवेंट तो मल्टीपल हो सकता है. तो मैं इवेंट को देखूंगी, तो इवेंट के लिए मैं इवेंट का सैंपल स्पेस बना दूंगी और 5 रेड बॉल को ऐसे ऐसे तोड़ दूंगी. ठीक है, R1, R2, R3, R4, R5 नाम दे दूंगी. ठीक है, इससे क्या होगा? देखो, अभी जो मैं एग्जांपल लेने जा रही हूँ शायद उसमें आपको लगे कि यार ये तो हम पहले भी ऐसे करते थे, डिवाइड कर देते थे, आ जाता था आंसर. ये इवेंट के सैंपल स्पेस को समझाने का मेरा मतलब यही है कि आगे जो भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएंगे, अगर आप जब भी आउटकम के बजाय इवेंट समझोगे तो क्या होगा? वो क्वेश्चन लगाने में काफी इजी होगा. ठीक है, तो देखो, अगर मान लो पूछ दे कि ये जो 10 बॉल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के, उनमें मेरे रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो मुझसे ये नहीं पूछ रहा है कि रेड
कौन सा रेड आने की प्रोबेबिलिटी, R1 वाला या R2 वाला या R3 वाला, R5 वाला। इसने मेरे पूरे इवेंट के बारे में पूछ दिया, होल रेड को पूछ दिया। 5 रेड बॉल्स है ना, कौन सी रेड बॉल, पहली वाली, दूसरी वाली, तीसरी, चौथी, ये नहीं पूछ रहा है। ये मुझसे पूछ रहा है कि बताओ रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब टोटल इवेंट के बारे में पूछ दिया मेरे। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या कर दूंगी, टोटल बॉल्स कितने हैं और इवेंट, तो मेरा टोटल इवेंट तो भाई 5 ही है एंड बॉल कितने हैं, 10 है। तो ये क्या आ जाएगा कि मेरा मतलब इस तरह से अगर आप देखो तो इवेंट अपॉन में क्या होता है, इवेंट अपॉन में टोटल बॉल, मतलब सॉरी इवेंट कह रही हूँ, रेड बॉल अपॉन में टोटल बॉल कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा कि 15% चांसेस है कि जब मैं जाऊंगी उस मतलब बैग को खोलूंगी जिसमें 10 बॉल्स रखे हैं, तो 50% चांसेस है कि उनमें से मैं जो है रेड बॉल उठाऊं। ठीक है, ये हो गया इवेंट का मतलब और आउटकम का मतलब। अब तुम देखो, अगर कोई अगर पूछ दे, यहाँ तो मान लो इसने पूरे इवेंट के बारे में ही 5 रेड बॉल के ही बारे में पूछ दिया। अगर ये पूछ देता कि 5 रेड बॉल नहीं, आप मुझे बताओ कि R2 मतलब दूसरी रेड बॉल आने की चांसेस क्या है, पहले जो, अगर ऐसा कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है ना, या मैं बॉल को ही ले रही हूँ कि R2 आने के चांसेस क्या है, फिर आपको काम आता आपका इवेंट सैंपल। जब आप इवेंट सैंपल को तोड़ते कि देखते कितने हैं, R2 मेरा कहाँ पे है, ठीक है, इस इवेंट में कितने हैं, तो आप 2/5 लिख लेते। आपके इवेंट में पूछ देता कि R2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, माइट बी आई एम लाइक समझ आ रहा होगा। ठीक है, अगर मैं एक बार रिपीट करूं तो मेरा सिंपल सा मीनिंग यहाँ पे इस एग्जांपल को लेके ये समझाना था कि जब हम प्रोबेबिलिटी देखते हो उसे आउटकम ना समझें। आउटकम मीन्स होता है कि सिंगल चीज के बारे में पूछ रहा है, पर जैसे ही हम पी को प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मानते हैं तो इवेंट जो होता है मल्टीपल आउटकम्स का ग्रुप हो जाता है। ठीक है, जब मल्टीपल आउटकम्स का ग्रुप होता है तो क्वेश्चन चाहे वो पूरे इवेंट के बारे में पूछे या उस इवेंट को ब्रेक डाउन करके उसकी किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में पूछे, आप जो है इजिली उसको सॉल्व कर लेते हो। ठीक है, इसमें हमने समझा कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच में होगी। 0 का मतलब है कि जो इवेंट है वो होने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, इम्पॉसिबल है। और 1 होगा तो क्या होगा, इवेंट जो है वो डेफिनेटली होगा। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी देखने के पहले हम एक और चीज समझते हैं, वो है 3 प्रोबेबिलिटी की एग्जॉम्स के बारे में। जैसे 2+2 होता है 4 ना, वैसी प्रोबेबिलिटी की जो ये एग्जाम्स है, विदाउट देम जो प्रोबेबिलिटी है वो एग्जिस्ट करेगी ही नहीं करेगी। ठीक है, 2 को 2 से प्लस करेंगे तभी 4 होगा ना, एक फंडामेंटल ट्रुथ है। वैसे प्रोबेबिलिटी के भी कुछ फंडामेंटल ट्रुथ्स दिए गए हैं। वो कौन से 3 एग्जाम्स है प्रोबेबिलिटी के, ये याद रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, पहला प्रोबेबिलिटी का ट्रुथ एग्जाम्स ये है कि प्रोबेबिलिटीज जो है कांट बी निगेटिव। प्रोबेबिलिटी जो है वो कांट बी निगेटिव। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो है वो कांट बी निगेटिव, वो निगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव होगी। दूसरा जो है, दूसरा एग्जाम कहता है कि समथिंग मस्ट हैपन। जो समथिंग मस्ट हैपन मतलब कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो सैंपल स्पेस आना चाहिए। 0 आने मतलब प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि कुछ तो आपको समथिंग मस्ट हैपन, कुछ प्रोबेबिलिटी तो आनी ही चाहिए ना। मतलब जैसे कहते हैं ना कि 0.00 कितने भी जीरो लगा लो, 0.00000001, फिर भी आपके पास क्या है, फिर भी आपके पास इसकी भी चांसेस है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी है। अगर कोई कह दे कि मेरा नेट निकलने के 0.0001% चांसेस है, स्टिल यू हैव समथिंग, स्टिल यू हैव चांस। प्रोबेबिलिटी ये कहती है, प्रोबेबिलिटी अनसर्टेनिटी को डिफाइन करती है। ठीक है, चलो अब तीसरे जो एग्जाम्स की बात करें, वो बोलता है कि इफ इवेंट कांट ओवरलैप। जब इवेंट जो है ओवरलैप ना हो तो उनको क्या करो, जस्ट ऐड। तीसरा जो है सिंपल ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। ठीक है, अगर जो प्रोबेबिलिटी एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं हो रही है तो उनको क्या कर दो, ऐड कर दो। तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी।
ये जो हमारा यूनिवर्सल फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का, में क्या करो कि अगर मतलब मान के चलो, मानो कि अगर इवेंट जो है एक दूसरे से ओवरलैप नहीं हो रहा तो उनको ऐड कर दो, ठीक है। तो ए और यू यूनियन बी का जो होगा वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी। तो ये जो तीन है वो क्या है, एक यूनिवर्सल एग्जाम्स है प्रोबेबिलिटी की, जो हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं। तो टाइप जो पहला है वो क्लासिकल का है, लैप्लस ने दिया था 1812 में, ठीक है। तो 1812 में जो लैप्लस थे वो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी देते हैं, जिसमें वो ये बताते हैं कि जब सभी आउटकम इक्वली लाइकली हो तब हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं। क्या होता है, जब हम सभी आउटकम्स इक्वली लाइकली हो, मतलब सारे आउटकम जो है ऑल आउटकम्स इक्वली लाइकली, तब हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं। जैसे कि एक फेयर क्वाइन और डाइस, ठीक है। तो मतलब जब आप सिक्का उछालते हो तो आपको पता है ये तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। तो ऑल आउटकम्स आने की इक्वल चांसेस है। चाहे आप डाइस, जब आप लूडो खेलते हो तो जब आप डाइस वो करते हो, थ्रो करते हो, तो आपको पता है कि 1 2 3 4 5 6 इन 6 के इक्वल आने के चांसेस हैं, चाहे वो 1 आ जाए, वो 2 आ जाए या 3 आ जाए, ठीक है। तो ये था लैप्लस का 1812 में क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी समझ लो जो हम प्रोबेबिलिटी आज तक पढ़ते आए हैं उसी के बारे में है, ठीक है। अच्छा, उसका फॉर्मूला क्या है, क्लासिकल जो लैप्लेस ने है वो दिया है, तो उसका फॉर्मूला दिया है फेवरेबल आउटकम को टोटल आउटकम से डिवाइड कर दो। क्या कर दो, फेवरेबल आउटकम को टोटल आउटकम से डिवाइड कर दो, ठीक है, जो अभी हमने ऊपर किया, ठीक है। इसकी लिमिटेशन क्या है, तो इसकी लिमिटेशन ये है कि ये तभी काम करता है जब सभी आउटकम्स इक्वली लाइकली हो। अगर क्वाइन या डाइस जो है वो बायस्ड हो जाए तो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी हम जो है यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब देखते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो वॉन मिसेस द्वारा दिया गया है 1919 में। ये दूसरे टाइप का प्रोबेबिलिटी है। इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी को बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद जो है ऑब्जर्व किया जाता है। इस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली प्रोबेबिलिटी थ्योरी जो है वो ये बताती है कि प्रोबेबिलिटी को बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद ऑब्जर्व किया जाता है, यानी प्रोबेबिलिटी जो है इक्वल किसके है, इवेंट कितनी बार हुआ अपॉन में टोटल ट्रायल के, ठीक है। जब ट्रायल बहुत ज्यादा हो जाए तब ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। देखो, तीन टाइप की प्रोबेबिलिटी हम समझ रहे हैं कि एक क्लासिकल और लैप्लेस की है, जो कि 1812 में आई है, जो बेसिक प्रोबेबिलिटी हम जानते हैं, ठीक है, जो हमने बचपन से पढ़ते आए हैं। दूसरा जो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और बॉर्न मिसेस की है, जो कि 1919 में उन्होंने दिया था। इसमें वो ये कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी को बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद जो है उन्होंने, मतलब वो एक थ्योरी में ही अपने लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी को बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद ऑब्जर्व किया जाता है, यानी कि आप बार बार करते हो, ठीक है, तब आप जो है उस चीज को ऑब्जर्व करते हो, तो फिर उसके बाद यहाँ पे जो रोल आउटकम का नहीं, वहां यहाँ पे रोल क्या आ जाता है, इवेंट का आ जाता है, कि इवेंट कितनी बार हुआ है टोटल ट्रायल के अपॉन में, ठीक है। टोटल ट्रायल के अपॉन में इवेंट कितनी बार हुआ है, ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो बॉर्न मिसेस की है वो बताती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इससे समझो कि क्वाइन को अगर 1000 बार टॉस किया जाए, ठीक है, तो हेड कितनी बार आएगा, 510 बार आ जाएगा, ठीक है। अगर टॉसेस और बढ़ाते जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी जो है 0.5 के आसपास ही आ जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है, अगर मान लो कि हमने एक प्रोपोर्शन ले लिया, ठीक है, प्रोपोर्शन लेने के बाद कि आप ट्रायल करोगे तो क्या होगा कि सेम ही रिजल्ट आएगा। आप 1000 के बाद और नंबर ऑफ बढ़ाते जाओगे तो देखोगे कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी अब सेम ही रह गई है, ठीक है। तो क्या बोलता है ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू प्रोपोर्शन आफ्टर वेरी मेनी ट्रायल्स। प्रोबेबिलिटी जो है प्रोपोर्शनली इक्वल हो जाती है आफ्टर मेनी ट्रायल्स, ठीक है। लिमिटेशन क्या है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रोबेबिलिटी की, तो इनफाइनाइट या बहुत ज्यादा ट्रायल्स करना प्रैक्टिकल नहीं होता है इसमें। इस वजह से ये इसकी जो प्रोबेबिलिटी है इसकी लिमिटेशन है, ठीक है। इसको दर्शाते फॉर्मूले में इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी ए की क्या है, Na अपॉन में एन को जो है ये इनफाइनाइट मानते हैं, ठीक। तो सिंपल क्या, Na मतलब टोटल इवेंट अपॉन में टोटल ट्रायल्स, ठीक है। एंड ट्रायल्स को ये इनफाइनाइट भी आप कर सकते हो, ठीक। फिर बात करते हैं एक्सोमेटिक एंड
कॉल्मोग्राफ की 1933 की प्रोबेबिलिटी क्या थी, ठीक है। तो कॉल्मोग्राफ की प्रोबेबिलिटी एक बार पूछी भी गई है आपके यूजीसी में। तो देखो एक्सोमेटिक और कॉल्मोग्राफ की प्रोबेबिलिटी जो 1933 में आई है, ये बताती है कि ये प्रोबेबिलिटी का सबसे मॉडर्न और मैथमेटिकल अप्रोच था, ठीक है। तो ये क्या था, एक्सोमेटिक एंड कॉल्मोग्राफ की 1933 की जो प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी का सबसे मॉडर्न और मैथमेटिकल अप्रोच था। इसमें प्रोबेबिलिटी को 3 बेसिक एक्सॉम्स रूल के थ्रू डिफाइन किया जाता है, ठीक है। जिसमें जो रूल्स हमने अभी पढ़ा ना प्रोबेबिलिटी का, ये क्या है, ये कॉल्मोग्राफ की ही प्रोबेबिलिटी है जिसको हमें फॉलो करना है। इसको यूनिवर्सल हम मान लेते हैं अपनी प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। तो ये जो है, ये क्या कहती है, 3 एग्जाम्स क्या देती है ये, कि प्रोबेबिलिटी कभी निगेटिव नहीं हो सकती है, एग्जाम 1 है इसका। एग्जाम 2 है कि सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी, A1 होगी। क्या होती है, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हमेशा 1 होती है, ठीक है। एंड तीसरा एग्जाम ये देते हैं कि अगर ए और बी जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो उन्हें क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, ये कॉल्मोग्राफ 1933 मैंने यहाँ बताया था ना कि प्रोबेबिलिटी जो है किसके ऑलवेज बिटवीन होगी, 0 एंड 1 के। 0 मतलब इम्पॉसिबल, 1 मतलब कुछ तो सर्टेन, मतलब इवेंट होने की सर्टेनिटी 1 है, लेकिन जो 0 है मतलब इम्पॉसिबल है इवेंट होने की। तो मैंने ये बताया कि किसी, इसको बस याद कर लो, किसी ने ये प्रूफ किया है, ठीक है। किसी ने ये प्रूफ किया है, दैट्स व्हाई हम इसे पढ़ते हैं। तो कौन था वो थे कॉल्मोग्राफ। कॉल्मोग्राफ ने प्रोबेबिलिटी की वैल्यू दी थी कि वो 0 से ज्यादा हो सकती है पर 1 से जो है वो कम होगी, ठीक है। एंड उन्होंने ये बताया था कि प्रोबेबिलिटी का जो सैंपल स्पेस होगी प्रोबेबिलिटी की, वो हमेशा क्या होगी, 1 के बराबर होगी, ठीक है। 1 के बराबर होगी और वो नेगेटिव मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है, 0 और 1 के बीच ही रहेगी। एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो होंगे उन्हें क्या करना है, अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उन्हें ऐड कर देना है, ठीक है। और इसमें जो है लिमिटेशन क्या थी कि ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब ये थोड़ा थ्योरी जो है ना एब्स्ट्रैक्ट था और मेजर थ्योरी के लिए अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी। मतलब समझ रहे हो कि थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है और नीड्स मेजर थ्योरी, ठीक है। कि मेजर करने के लिए जो है ये मेजर थ्योरी की जरूरत थी, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हम कि यूजीसी नेट में क्या पूछा गया है कि विच डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्स इक्वली लाइकली आउटकम, कि कौन सा जो है थ्योरी है वो कौन सा डिफिनेशन है प्रोबेबिलिटी का जो कि रिक्वायर करता है लाइकली आउटकम्स, ठीक है। तो वो है क्लासिकल की थ्योरी, जहां पे हम पढ़ते हैं ऑल आउटकम इक्वली लाइकली, ठीक है। अच्छा, कॉल्मोग्राफ में जो है एक एग्जांपल देते हैं कि डाइस में अगर इवेंट ए है इवन नंबर और इवेंट बी है जो वो है ऑड नंबर, ठीक है। तो दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। इवेंट ए जो है इवन नंबर है और इवेंट बी जो है ऑड नंबर है, तो ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। इसी को कहा गया है अगर ए और बी दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। अच्छा, चलो अगर अब नेक्स्ट बात करते हैं हम अपना टाइप्स ऑफ इवेंट की, ठीक है। अभी हमने क्या समझा, अभी हमने 3 प्रोबेबिलिटी के टाइप पढ़े हैं, जिसमें क्लासिकल लैप्लेस की थी 1812 की। दूसरा जो है जिसमें मेन आइडिया ये है कि आउटकम्स जो है इक्वली लाइकली हो एंड फॉर्मूला फेवरेबल अपॉन में टोटल का दिया गया है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो लॉन्ग रन फ्रीक्वेंसी होती है, जिसको हम नंबर ऑफ इवेंट अपॉन में नंबर ऑफ ट्रायल से टोटल ट्रायल से डिवाइड करते हैं, और जिसमें ट्रायल क्या है वो क्या है, टोटल ट्रायल जो है इनफाइनाइट तक ले सकते हैं, ऐसा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की प्रोबेबिलिटी थ्योरी मानती है। एक्सोमेटिक में बेस्ड ऑन मैथमेटिकल एग्जाम्स पे होता है, कॉल्मोग्राफ के रूल्स है, ठीक है। तीनों हमने देख लिया। अब हम